हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम अपन पढ़ रहे थे परावर्तन के बारे में। लास्ट टाइम अपन ने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था। लास्ट टाइम अपन ने पढ़ा था परावर्तन। आज अपन आगे बढ़ेंगे। देखिए, अपन ने सबसे पहले परावर्तन शुरू किया था। सबसे पहले अपन ने परावर्तन शुरू किया था। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? दर्पण पढ़ा था। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? दर्पण, जिसे अपन क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं। जिसे अपन क्या बोलते हैं? मिरर। ठीक है। अब आगे अपन पढ़ेंगे दर्पण पर आधारित डेफिनेशंस, यानी डेफिनेशन रिलेटेड टू मिरर। डेफिनेशन रिलेटेड टू मिरर यानी दर्पण पर आधारित परिभाषाएं, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं जो आगे हमें कैलकुलेशन मान लो, या दर्पण से संबंधित जो डेरिवेशन है या कैलकुलेशन है, या दर्पण से संबंधित जो इमेज वगैरह वगैरह यानी प्रतिबिंब है वो बनाने में काम आएंगे। ठीक है। तो अब अपन क्या पढ़ेंगे? दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पढ़ेंगे। अब अपन क्या पढ़ेंगे? दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, तो आज का हेडिंग क्या है? आज हेडिंग लगानी है दर्पण। हेडिंग लगाइए, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। डेफिनेशन रिलेटेड टू मिरर। डेफिनेशन रिलेटेड टू मिरर। डेफिनेशन रिलेटेड टू मिरर यानी दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ओके फ्रेंड्स, देखो बात करते हैं। नंबर एक है ध्रुव। नंबर एक क्या है? ध्रुव, जिसे अपन बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। नंबर एक क्या है? ध्रुव, जिसे अपन क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल। देखो, पोल क्या होता है? जैसे ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है ना। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। क्लियर है। अब 2 नंबर पे बात करते हैं। इसी प्रकार एक दूसरा दर्पण और होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। जिसे अपन क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण, जो ठीक इस प्रकार से होता है। होता है या नहीं होता? ये क्या है? उत्तल दर्पण है। ये क्या है? उत्तल दर्पण है। क्लियर है। ये अवतल दर्पण है यानी कॉनकेव मिरर, और ये अवतल दर्पण है जिसे अपन बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ओके। अब देखो, अब बात करें। अब ये जो दर्पण है ना, इसका मध्य भाग, इस दर्पण का जो मध्य बिंदु है, मिडल पॉइंट है, दर्पण का जो मिडल पॉइंट है यानी जो दर्पण का मध्य बिंदु है, दर्पण के मध्य बिंदु को अपन पोल बोलते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को अपन क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। ठीक है। पोल यानी ध्रुव। तो अपन क्या बोलेंगे? दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है, यानी सेंटर पॉइंट ऑफ ए मिरर दैट्स कॉल्ड पोल। ओके। हाँ, अब देखो, तो इसे किससे डिनोट करेंगे अपन? P से डिनोट करेंगे। किसे डिनोट करेंगे? कैपिटल P से डिनोट करते हैं। ठीक है। लेकिन आपकी जो RBSC बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक्स है ना, उसमें इसे डिनोट कर रखा है O से। चाहे O से डिनोट कर दो, चाहे P से डिनोट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। हाँ, ठीक है। चाहे P से डिनोट कर दो, चाहे O से डिनोट कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। अब देखो आगे। तो ध्रुव क्या होता है? दर्पण का मध्य बिंदु। दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, दूसरी डेफिनेशन है दर्पण का वक्रता केंद्र। किसकी बात करेंगे अपन? वक्रता केंद्र की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे अपन? वक्रता केंद्र की बात करेंगे। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? वक्रता केंद्र पढ़ रहे हैं। देखो, 2 नंबर पे है वक्रता केंद्र। क्या है? वक्रता केंद्र। ठीक है। स्फेरिकल सेंटर बोल सकते हैं इसे। ठीक है। देखो, वक्रता केंद्र, इसे डिनोट करेंगे C से। किसे डिनोट करेंगे? C से। किसे डिनोट करेंगे? C से। अब देखो, जो गोलीय दर्पण है, जो गोलीय दर्पण है वो किससे बना हुआ है? जो गोलीय दर्पण है वो किससे बना हुआ है? गोलीय दर्पण किससे बनता है? एक गोले से बनता है ना, एक कांच के गोले से ही तो बनता है। गोलीय दर्पण किससे बनता है? कांच के एक गोले से बनता है। देखो, ये कोई कांच का एक गोला है जिससे क्या बना है? गोलीय दर्पण बना है। ये कांच का एक दूसरा गोला है जिससे क्या बना है? गोलीय दर्पण बना है। क्लियर है। अब देखो, अब गोला, ये जो गोला है
ध्यान देना, ये जो गोला है, ये गोला है, वो गोलीय दर्पण जिस गोले के, देखो गोलीय दर्पण जिस गोले के, गोलीय दर्पण जिस गोले के कटे हुए भाग से बना है, गोलीय दर्पण जिस गोले के कटे हुए भाग से बना है, गोलीय दर्पण जिस गोले के कटे हुए भाग से बना है, उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। क्लियर है? गोलीय दर्पण यानी जो मिरर है, जिस गोले का कटा हुआ भाग है ना, उस गोले का केंद्र क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र, जिसे अपन किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल सी से डिनोट करेंगे, जिसे अपन किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल सी से। ये तो हो गया कॉनकेव मिरर, क्या हो गया ये? कॉनकेव मिरर। और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो जिस प्रकार कॉनकेव मिरर में एक वक्रता केंद्र प्रेजेंट है ना, ठीक उसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी होगा। तो देखिए इस प्रकार से क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। आगे चलकर ये बातें आपको बहुत काम में आने वाली है, जब आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करोगे ना, तो भी ये आपको बहुत काम की बातें हैं आपके लिए, इसलिए ध्यान से याद कर लेना इन्हें। आपका पर्पज केवल 10th में मार्क्स बनाने का नहीं है, आपको और भी आगे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है, इसलिए ये छोटी छोटी बातें हैं ना आपको बहुत काम आएंगी। देखो ये उत्तल दर्पण है यानी कॉन्वेक्स मिरर है। अब ये इस गोले का कटा हुआ भाग है ना, अब ये कॉन्वेक्स मिरर इस गोले का कटा हुआ भाग है, तो इसका केंद्र क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। इसका केंद्र क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। क्लियर है? तो गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है, उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। ओके, अब देखो आगे आगे बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। आगे बात करते हैं अपन वक्रता त्रिज्या। आगे बात करते हैं अपन वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इसे डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। इसे किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। आर फॉर रेडियस, रेडियस यानी त्रिज्या। ठीक है, तो इसे अपन डिनोट करेंगे कैपिटल आर से। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। ओके, अब देखो आगे, ये है आपके सामने उत्तल दर्पण। ये आपके सामने क्या है? उत्तल दर्पण है। क्लियर है? अब ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का ये हो गया वक्रता केंद्र और ये हो गया ध्रुव यानी पोल। क्लियर है? इसी प्रकार ये है आपके सामने, ये तो है अवतल दर्पण और ये क्या है? उत्तल दर्पण। देखो ये तो है अवतल दर्पण और ये क्या है? उत्तल दर्पण। अब ये जो उत्तल दर्पण है, इसका ये सेंटर पॉइंट है, इसे अपन किससे डिनोट करेंगे? P से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? P से डिनोट करेंगे। ठीक है, और ये इसका क्या है? वक्रता केंद्र, जिससे किसे डिनोट करेंगे? C से डिनोट करेंगे। जिससे किससे डिनोट करेंगे? C से। तो अपन क्या बोलेंगे? डिफरेंस देखो वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र व ध्रुव, वक्रता केंद्र व ध्रुव के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र व ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता केंद्र व ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। तो ये जो डिस्टेंस है, जो P और C के बीच की जो डिस्टेंस है ना, उसे अपन क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। उसे अपन क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पे ये है C और ये है P, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसे अपन क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। उसे अपन क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स, अगर आप प्रॉपरली इसे समझ रहे हो। ठीक है, हाँ, तो अभी तक अपन ने 3 बातें पढ़ी है। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? ध्रुव पढ़ा था, यानी पोल पढ़ा था। जो दर्पण का मध्य बिंदु होता है वो दर्पण का ध्रुव कहलाता है। दूसरा अपन ने क्या पढ़ा था? वक्रता केंद्र पढ़ा था। वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है, उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। तीसरी अपन ने पढ़ी है वक्रता त्रिज्या। तीसरी अपन ने क्या पढ़ी है? वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र यानी P और C के बीच की दूरी, ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ओके, अब देखो आगे बात करते हैं मुख्य एक्स।
यानी मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष या मेन एक्सिस। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना। मुख्य अक्ष, देखो इसकी डेफिनेशन है ना वो दो प्रकार से देते हैं। इसकी डेफिनेशन कितने प्रकार से देते हैं? दो प्रकार से इसकी डेफिनेशन देते हैं, दो प्रकार से इसकी परिभाषा देते हैं। इसे अपन दो प्रकार से याद रख सकते हैं, इसे अपन दो प्रकार से याद रख सकते हैं। कैसे? देखो ये अवतल दर्पण है या उत्तल? अवतल दर्पण है ना, ये क्या है? अवतल दर्पण है। ये इसका क्या हो गया? ध्रुव हो गया। ये इसका क्या हो गया? वक्रता केंद्र हो गया। क्लियर है? अब देखो वक्रता केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाली यानी वह काल्पनिक रेखा, पहली डेफिनेशन क्या है? वह काल्पनिक रेखा, वह काल्पनिक रेखा जो वक्रता केंद्र से होते हुए, जो वक्रता केंद्र से होते हुए, जो वक्रता केंद्र से होते हुए ध्रुव तक जाती है। वक्रता केंद्र से होते हुए कहाँ तक जाती है? ध्रुव तक जाती है। उसे क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। ये हो गई पहली डेफिनेशन। क्या है? वह काल्पनिक रेखा जो वक्रता केंद्र से होते हुए ध्रुव तक जाती है। देखो ये वक्रता केंद्र हो गया, इससे होते हुए ध्रुव तक जा रही है ना, तो इसे अपन क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलेंगे या मेन एक्सिस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? मेन एक्सिस या मुख्य अक्ष। मेन एक्सिस या मुख्य अक्ष बोलते हैं इसे, याद हो जाएगा ना। मेन एक्सिस या मुख्य अक्ष किसे कहेंगे? वह काल्पनिक रेखा जो वक्रता केंद्र से होते हुए ध्रुव तक जाती है। वह काल्पनिक रेखा जो वक्रता केंद्र से होते हुए ध्रुव तक जाती है। क्लियर है? अब देखो इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है। देखो अब इसे प्रकाश किरण के रूप में भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो पहले वो डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं। देखो ये क्या हो गया? सी हो गया ना, पी, सॉरी क्या हो गया? ये पी। और ये आगे की ओर क्या होगा? सी होगा। अब देखो यह काल्पनिक रेखा है जो पी और सी, जो पी और सी दोनों को मिला रही है। ये यहाँ पे सी हो गया और ये यहाँ पे क्या हो गया? पी हो गया। क्लियर है? अब देखो तो वह काल्पनिक रेखा जो वक्रता केंद्र से होते हुए ध्रुव तक जाती है या ध्रुव से होते हुए वक्रता केंद्र तक जाती है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलेंगे। ठीक है? ये ठीक इस प्रकार से होती है। अगर इसे अपन प्रकाश किरण के रूप में माने ना, अगर इसे अपन प्रकाश किरण के रूप में माने या लाइट रे के रूप में माने, तो यह ध्रुव से टकराकर वापिस आ जाती है। समझ रहे हो ना? हाँ, जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होते हुए टकराएगी ना, यानी याद रखना ये नियम हमेशा काम आएगा। जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है, चाहे वो दर्पण पर कहीं भी टकराए, समझो, दोबारा सुनो, वक्रता केंद्र से गुजरकर प्रकाश किरण दर्पण पर कहीं भी टकराए, वो अपने पथ पर वापिस आ जाएगी, अपने रास्ते पर वापिस आ जाएगी। ये अपन थोड़ी देर बाद उस टॉपिक में पढ़ेंगे जहां अपन बात करेंगे उत्तल एवं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल एवं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की बात करेंगे ना, उस कंडीशन में अपन उसकी बात करेंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ से ये प्रकाश किरण जाएगी ना, वो पी से टकराकर वापस आ जाएगी, लेकिन ये जाती हुई दिखाई कहाँ पर देगी? सी पर देगी। लेकिन ये जाती हुई दिखाई कहाँ पर देगी? सी पर देगी। क्लियर है? हाँ, ये कहाँ पर जाती हुई दिखाई देगी? सी पर जाती हुई दिखाई देगी। कहाँ पर जाती हुई दिखाई देगी? सी पर जाती हुई दिखाई देगी। समझ में आया ना? हाँ, अब देखो आगे बात करते हैं। आगे की डेफिनेशन की बात करें तो आगे की डेफिनेशन है मुख्य फोकस और फोकस दूरी। दो महत्वपूर्ण डेफिनेशन है, उनकी बात करते हैं। मुख्य फोकस एवं फोकस दूरी। मुख्य फोकस एवं फोकस दूरी। देखो मुख्य फोकस, जिसे अपन डिनोट करेंगे कैपिटल एफ से, इसे अपन फोकस बिंदु भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसे? फोकस बिंदु। क्या बोल देते हैं इसे? फोकस बिंदु। क्या बोल देंगे इसे? फोकस बिंदु बोल देंगे। देखो फोकस बिंदु क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से समझना।
थोड़ा सा ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा। क्लियर है? देखो ये तो हो गया अवतल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण, और ये हो गया अवतल दर्पण। ये हो गई मुख्य अक्ष जो P से टकरा रही है, और ये यहाँ पे हो गया C। ये हो गई मुख्य अक्ष जो कहाँ पर जाती हुई प्रतीत हो रही है? C पर जाती हुई प्रतीत हो रही है। कहाँ पर जाती हुई प्रतीत हो रही है? C पर जाती हुई प्रतीत हो रही है। और ये क्या हो गया? P फॉर पोल यानी ध्रुव। ठीक है, इसे अपन डिनोट कर देंगे C से। किसे डिनोट कर देंगे? C से डिनोट कर देंगे। तो डेफिनेशन क्या है वो सुनिए। मुख्य फोकस की बात करते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, दोनों दर्पणों में एक समान डेफिनेशन है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है वो देखना है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, देख लो ये सारी की सारी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष ये रही, इसके समांतर आ रही है ना। ये सारी की सारी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के क्या आ रही है? समांतर आ रही है। अब ये मुख्य अक्ष के अनुदिश प्रकाश किरणें ये तो अपने पथ पर वापिस आ जाएगी, ये तो अपने पथ पर वापस आ जाएगी। मैंने आपको क्या बताया था? जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होते हुए ध्रुव पर टकराए, जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होते हुए ध्रुव पर टकराए, वह अपने पथ पर वापस लौट आती है, वह अपने पथ पर वापस लौट आती है। ये तो वापस लौट आएगी। अब देखो ये कुछ इस प्रकार से है, गौर करो। ये ना कुछ देखो इस प्रकार से है, गौर करना। ये कुछ इस प्रकार से है, थोड़ा सा सोच कर देखो। यहाँ पर जो प्रकाश किरण टकराएगी वो अपने पथ पर वापस आएगी या नहीं आएगी? देखो यहां पर जो प्रकाश किरण टकराएगी वो अपने पथ पर वापस आएगी। अब जो प्रकाश किरण यहां पर टकराएगी इस प्रकार से, वो इस साइड में आएगी ना। ठीक है, इस प्रकार अगर कोई प्रकाश किरण यहां से टकराती है तो वो इस साइड में जाएगी। तो ये कुछ ऐसे है, ये क्या है? कुछ ऐसे है। तो जो सीधी प्रकाश किरण टकराएगी वो तो अपने पथ पर वापस आ जाएगी। अब जो प्रकाश किरण ये यहां पर टकरा रही है तो ये किस ओर आएगी? इस ओर आएगी। किस ओर आएगी? इस ओर आएगी। ठीक है, तो ये प्रकाश किरण इस प्रकार से यहाँ, ये प्रकाश किरण इस प्रकार से यहाँ, ये प्रकाश किरण इस प्रकार से यहाँ, और ये प्रकाश किरण इस प्रकार से यहाँ आएंगी। ठीक है, और ये कहाँ पर मिलेंगी? मुख्य अक्ष पर कोई एक बिंदु के ऊपर मिलेगी, मुख्य अक्ष के ऊपर कोई एक बिंदु पर मिलेंगे। ठीक है, अब ठीक इसी प्रकार देखो ये ऐसे है, ये क्या है? ऐसे है, समझ रहे हो? अब यहाँ पर जो प्रकाश किरण टकराएगी वो तो वापस आ जाएगी, लेकिन सोचकर देखो जो प्रकाश किरण यहाँ पर टकराएगी वो इस डायरेक्शन में जाएगी ना, और जो प्रकाश किरण यहाँ पर टकराएगी वो इस डायरेक्शन में जाएगी। जो प्रकाश किरण यहाँ पर टकराएगी वो तो अपने पथ पर वापस आ जाएगी, और जो प्रकाश किरण यहाँ पर टकराएगी वो इस डायरेक्शन में जाएगी, और जो प्रकाश किरण यहाँ पर टकराएगी वो इस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो ये प्रकाश किरण इस दिशा में चली जाएगी, ये प्रकाश किरण इस दिशा में चली जाएगी, ये अपने पथ पर वापस आ जाएगी, ये इस दिशा में चली जाएगी और ये इस दिशा में चली जाएगी। समझ रहे हो ना? अब डेफिनेशन सुनना, डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। ठीक है, ध्यान से सुनना। मुख्य अक्ष मेन एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के समांतर या पैरेलल आने वाली प्रकाश किरण, सुनो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, गौर करना, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये क्या है? फोकस बिंदु है। ये क्या है? फोकस बिंदु है। ठीक इसी प्रकार दूसरी डेफिनेशन क्या बनती है? इसी डेफिनेशन को मैं थोड़ा एडिट करने वाला हूँ, थोड़ी बढ़ाने वाला हूँ। ये मत सोचना कि सर तुम डेफिनेशन बड़ी करते जा रहे हैं। ठीक है, सुनो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, देखो ये तो हो गया सी। अब देखो
मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को अपन क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं। उस बिंदु को अपन क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं। तो ये क्या है? मुख्य फोकस है। ये क्या है? मुख्य फोकस है। ठीक है, क्लियर है? ध्यान से सुनो, दोबारा सुन लो एक बार, आपको याद हो जाएगी। यहीं पर आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपको यहीं पर याद हो जाए। ठीक है, घबराना नहीं है, बिल्कुल इजी इजी बातें हैं। थोड़ा चैप्टर लंबा है, ठीक है, लेकिन टारगेट ये रखो कि आप यहीं का यहीं पर याद कर दो। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को अपन क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं। उस बिंदु को अपन क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं। तो ये बिंदु क्या है? मुख्य फोकस या फोकस बिंदु है। ये बिंदु क्या है? मुख्य फोकस या फोकस बिंदु है। ठीक है, अब अगली डेफिनेशन है फोकस दूरी की। अगली डेफिनेशन क्या है? फोकस दूरी, जिसे डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एफ से। फोकल डिस्टेंस बोल सकते हैं इसे, फोकस दूरी जिसे डिनोट करेंगे स्मॉल एफ से। फोकस दूरी किसे कहते हैं? बिल्कुल इजी सी डेफिनेशन है, देखो क्या है। ये फोकस हो गया, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मुख्य फोकस और ये हो गया ध्रुव। अब इनके बीच की ये जो दूरी है ना, ये जो इनके बीच की दूरी है, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? फोकस दूरी बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? फोकस दूरी बोलेंगे। क्लियर है? इसे क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। तो ये क्या थी? दर्पण से संबंधित परिभाषाएं थी। ये क्या थी? दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और आगे जो दर्पण पढ़ने हैं ना, उनके लिए भी इनकी क्या होगी? बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। अगर आपको ये डेफिनेशन क्लियर नहीं है ना, तो आप दर्पण से संबंधित आगे का जो चैप्टर है ना, वो आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए इन डेफिनेशंस को याद करना। एक बार मैं इनको रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। सबसे पहले पढ़ा था ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव, जिसे डिनोट करते हैं P या O से। 2 नंबर पे अपन ने क्या पढ़ा था? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है, गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है, उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। 3 नंबर पे अपन ने क्या पढ़ा था? फिर पढ़ा था अपन ने वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो डिस्टेंस है उसे अपन क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। उसे अपन क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। इसी प्रकार ये वक्रता त्रिज्या हो गई। आगे की डेफिनेशन क्या थी? मुख्य अक्ष। आगे की डेफिनेशन क्या थी? मुख्य अक्ष वह काल्पनिक रेखा जो वक्रता केंद्र से होते हुए ध्रुव से टकराए, वक्रता केंद्र से होते हुए ध्रुव से टकराए, वक्रता केंद्र से होते हुए ध्रुव से गुजरे, उसे क्या बोलेंगे अपन? मुख्य अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। और मैंने आपको यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई थी कि यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है, तो वो अपने पथ पर वापिस लौट आती है। ठीक है, वो दर्पण से कहीं पर टकराए, कहीं पर भी टकराए, वो हमेशा अपने पथ पर वापिस लौट आएगी और वो दर्पण पर क्या होगी? अभिलंब होगी। वो दर्पण पर क्या होगी? अभिलंब होगी। समझ गए ना? बहुत अच्छी बात है। आगे देखो, अब आगे बात करते हैं मुख्य फोकस की। मुख्य फोकस क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं। और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। क्लियर है? अब देखो आगे, अब मैं बात करता हूं प्रतिबिंब के बारे में। अब मैं किसके बारे में बात करूंगा? प्रतिबिंब के बारे में बात करूंगा कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, किस प्रकार से अपन बनाएंगे। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए आवश्यक शर्तें एवं नियम वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो, प्रतिबिंब,
प्रतिबिंब। देखो प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब का मतलब ये है कि आप जब दर्पण में देखते हो तो आपके समान ही एक छाया चित्र दर्पण के अंदर बनता है ना, वो आपका क्या है? प्रतिबिंब है। जब आप दर्पण के सामने खड़े होते हो तो आपके समान ही एक अन्य प्रतिबिंब और बनता है ना दर्पण के अंदर, वो क्या है? प्रतिबिंब है। ठीक है, तो वो प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है मुख्य रूप से 2 प्रकाश किरणों की। यानी प्रतिबिंब बनाने के लिए न्यूनतम 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। प्रतिबिंब बनाने के लिए न्यूनतम 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, हाँ। प्रतिबिंब बनाने के लिए न्यूनतम 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। न्यूनतम 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। 2 प्रकाश किरणें आपको चाहिएंगी। क्लियर है? अब प्रतिबिंब कब बनेगा? जब प्रकाश किरणें अपवर्तन या परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिले या मिलती हुई प्रतीत हो। प्रकाश किरणें दर्पण से अपवर्तन के बाद या दर्पण से परावर्तन के बाद, माफ करना, दर्पण से परावर्तन के बाद और लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पर वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। या उस स्थान पर वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। क्लियर है? अब देखो, अब इस आधार पर प्रतिबिंब है ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तो होता है वास्तविक प्रतिबिंब और नंबर 2 होता है आभासी प्रतिबिंब। नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब और नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब। ठीक है ना? देखो तो प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 है वास्तविक प्रतिबिंब और नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब। नंबर 1 है वास्तविक प्रतिबिंब और नंबर 2 क्या है? आभासी प्रतिबिंब। नंबर 1 है वास्तविक प्रतिबिंब और नंबर 2 क्या है? आभासी प्रतिबिंब। अब बात करते हैं अपन नंबर 1 पर वास्तविक प्रतिबिंब की। किसकी बात करते हैं? नंबर 1 पर वास्तविक प्रतिबिंब की बात करते हैं। देखो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब, और इस साइड में लिख देता हूं मैं आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और इस साइड में लिख देता हूं मैं आभासी प्रतिबिंब। देखो इसमें है ना प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हैं। इसमें प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हैं। वास्तव में मिलती हैं। इसमें प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हैं, लेकिन इसमें केवल प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, अब देखो वास्तविक प्रतिबिंब है ना, वो हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। क्लियर है? वास्तविक का मतलब सच्चा आदमी, और सच्चे आदमी को इस ज़माने में कोई सीधा नहीं चलने देता, इसलिए वो बेचारा हमेशा बीच मझधार में उल्टा लटका रहता है, लाइक ए बैट, यानी चमचेड़ की तरह या चमगादड़ की तरह।
ठीक है, उल्टा होता है ये, और ये हमेशा सीधा होता है। ये हमेशा सीधा होता है। ये हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। आगे लास्ट बात सुनिए, बहुत अच्छी बात है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसे अपन पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये क्या थे? दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं ना, प्रतिबिंब चाहे दर्पण से बनो या लेंस से बनो, उससे संबंधित कुछ बातें थी। ठीक है, अब बात करें अगर प्रतिबिंब के साइज़ की, तो प्रतिबिंब चाहे आभासी हो चाहे वास्तविक हो, वो वस्तु से बड़ा भी हो सकता है और वस्तु से छोटा भी हो सकता है, या वस्तु के बराबर भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि दर्पण कौन सा है और वस्तु है वो दर्पण से कितनी दूरी पर है, किस कंडीशन में है, यानी दर्पण से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो प्रतिबिंब का साइज़ है ना, वो हमेशा डिपेंड करता है दर्पण पर और वस्तु की दर्पण से दूरी पर। किस पर? वस्तु पर, दर्पण पर और वस्तु की दर्पण से दूरी पर। क्लियर है? अब देखो आगे, तो अपन ने अभी तक क्या पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज करो। प्रतिबिंब बनाने के लिए न्यूनतम 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है, और जब प्रकाश किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब और नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब। नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब और नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब है उसके बारे में मैंने आपको क्या बताया कि प्रकाश किरणें इसमें वास्तव में मिलती हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब में प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं मिलती। ये हमेशा उल्टा होता है। ये हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। और ये हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। ये हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट्स इनफ फॉर टुडे। ठीक है, सी यू टुमारो। बट बिफोर गोइंग फर्दर आई वांट टू से, आपको ये जो जितना भी मैटर करवाया है वो आपको प्रॉपर्ली याद करना है, वरना नेक्स्ट क्लास में आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता, इसलिए जितना मैटर करवाया है उसे कंप्लीट रखना। कल अपन पढ़ेंगे दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार से बनाए जाते हैं। बाय एंड थैंक यू।